वेलकम बैक एवरीवन। देखिए, आज इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कैसा था, कौन कौन से अधिकारी होते थे और किसको क्या जिम्मेदारी दी जाती थी, तो इस बारे में आज हम पूरा पढ़ेंगे। इससे पीछे वाली जो क्लास थी, जो वीडियो थी, उसमें हम मौर्य साम्राज्य में अशोक के जो शिलालेख हैं वहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। और मौर्य साम्राज्य का आज हम प्रशासनिक व्यवस्था को देखेंगे और इसके बाद में मौर्य साम्राज्य हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और इसमें 2-3 शासक बचेंगे जिनके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। आज हम केवल इसमें मौर्य साम्राज्य के जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि सभी अधिकारियों को देखेंगे, किसको क्या जिम्मेदारी की दी गई थी, वहाँ की न्याय व्यवस्था कैसी थी, वहाँ का सामाजिक जीवन कैसा था, तो इस बारे में पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो जिस वजह से ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है। और एक बार और आप बता दें आपको कि इस वीडियो से अगर आप हमारे इन सभी वीडियो को देखते हैं तो आपको प्राचीन इतिहास इनकी एंसेंट हिस्ट्री में जो हमने ये सीरीज शुरू की है, इनसे कोई भी प्रश्न आपको नहीं छूटने वाला। सभी महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न हैं वो यहीं से बनते हैं और यहीं से बनेंगे। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ जो बेल आइकन है, बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन ऑल ऑन रखें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसी के साथ हम करंट अफेयर भी कवर कर रहे हैं। जनवरी, फरवरी और मार्च हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब फरवरी को लेकर आए हैं। फरवरी के महीने में हम जो भी करंट अफेयर है वो हम कंप्लीट करेंगे और इसमें एमसीक्यू की जगह पर हम वन लाइनर लेकर के आएंगे, क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में लेके आएंगे। तो चलिए फिर आज हम मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसे देखते हैं। देखिए, मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसी में इसका सभी उल्लेख किया गया है और वहीं से हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो फिर चलिए देखते हैं। देखिए, मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था। देखिए, कौटिल्य ने राज्य की सप्तांग विचारधारा को प्रतिपादित किया। तो जो कौटिल्य है उसने राज्य की जो सप्तांग विचारधारा है उसको प्रतिपादित किया है इसमें। और ये जो सप्तांग विचारधारा है, सप्तांग जो सिद्धांत था वो क्या था, तो इसके बारे में देखिए। सप्तांग जो विचार सिद्धांत था वो था, देखिए उसे जो बांटा गया था वो इस तरह से इसमें बांटा गया था कि राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, बलिया सेना और मित्र, और उनमें इन सभी के अलग अलग अर्थ थे। जैसे राजा है तो राजा को सिर, राजा जो सिर, अमात्य आँखें, जनपद जगह, दुर्ग बाहाँ, और को जो कोष था वो मुंह, और दंड, बल या सेना जो थे मस्तक, और जो कान था, जो मित्र थे ये कान। तो इस तरह से इसको सप्तांग सिद्धांत कहा गया है। ये 7 वर्गों में इसको बांटा गया था, इसीलिए इसे सप्तांग सिद्धांत भी कहा गया। देखिए, जो उच्चाधिकारी होता था, जो सब श्रेष्ठ अधिकारी होता था, उसे तीर्थ या महामात्र कहते थे और जो इनकी संख्या थी वो 18 थी। और इन्हें 4800 पूर्ण वेतन भी मिलता था। इनके जो उच्चाधिकारी थे, जो तीर्थ या महापात्र थे,
जिनकी संख्या 18 थी और इन्हें 1800 पर्ण वेतन के रूप में इन्हें दिया जाता था। और जो एक पर्ण था वो 3/4 तोले के बराबर एक चांदी का सिक्का होता था। तो 3/4 तोले के बराबर चांदी का एक सिक्का होता था। तो ये पूछा जाता है कि एक पर्ण जो होता है उसका क्या अर्थ है, या एक पर्ण जो है वो कितना होता है। तो ये 3/4 तोले के बराबर एक चांदी का सिक्का था जिसे एक पर्ण कहा जाता था। और इस तरह से 48,000 पर्ण के रूप में उसने वेतन भी मिलता था। मैं पहले 4800 बोल गया, 4800 नहीं, ये 48,000 है। देखिए जो मुख्य जो उच्चाधिकारी होते थे वो कौन थे, तो एक पूरी लिस्ट है ये जिसमें उच्चाधिकारी और उनके काम दिए गए। जैसे मंत्री है तो मंत्री प्रधानमंत्री होता था, पुरोहित प्रमुख धर्माधिकारी होता था, समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। ये पूछा जाता है कि मौर्य काल में समाहर्ता कौन था, या युवराज कौन था, या प्रतिष्ठा कौन था। तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं, तो ये याद रखेंगे। तो जो युवराज था वो राजा को उत्तराधिकारी होता था, और जो सन्निधाता था वो राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, व्यवहारिक जो होता था वो दीवानी जो न्यायालय होता था, दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता था। और साथ ही जो नायक था वो सेना का संचालक करने वाला था, यानी जिसे नगर रक्षक भी कहा जाता था। और आगे कर्मांतिक या कर्मांतक भी कहा गया इसको। तो ये जो होता था ये उद्योग और कारखानों का प्रधान निरीक्षक होता है, यानी कि उद्योग और कारखानों का निरीक्षण करने वाला होता था। इसे हम कर्मांतिक कहते थे। एक अंतपाल था जो सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक था। तो अंतपाल, सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक, और इस तरह से ये पूरी लिस्ट इसे आप एक बार पढ़ लेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन हर परीक्षा में इसमें से पूछा जाता है। और जो महत्वपूर्ण है वो पुरोहित, समाहर्ता, सन्निधाता और प्रतिष्ठा और व्यवहारिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में अब से पहले भी प्रश्न बन चुके हैं। तो समाहर्ता जो होता वो राजस्व अधिकारी होता था, राजस्व का प्रधान अधिकारी होता था। जो युवराज था वो जो राजा था उस राजा का उत्तराधिकारी था। और जो सन्निधाता था वो राज्य के कोषाध्यक्ष, प्रतिष्ठा और फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। और वहीं जो व्यवहारिक था वो दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता था। तो ये कुछ मुख्य उच्चाधिकारी थे। इसी तरह से कुछ अधिकारी को और आगे देखते हैं। देखिए मौर्य प्रशासन के प्रमुख अध्यक्ष, जो अध्यक्ष होते थे हर डिपार्टमेंट के, हर विभाग के जो अध्यक्ष होते थे उनको क्या कहते थे। तो ये एक बार फिर से एक लिस्ट है ये पूरी, जिसमें अध्यक्ष और उनके जो कार्य हैं या उनका जो विभाग है वो दर्शाया गया है। जैसे पणाध्यक्ष जो होता था वो वाणिज्य का अध्यक्ष होता था, पोतवाध्यक्ष मापतोल का अध्यक्ष, सोनाध्यक्ष बोचड़ खाने का अध्यक्ष। तो वहीं लक्षणाध्यक्ष टकसाल का अध्यक्ष होता था, या सिक्का जारी करने वाला अधिकारी होता था, जिसे लक्षणाध्यक्ष कहा गया। मुद्राक्षक पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष होता था। ये मुद्राक्षक कई बार पूछा गया क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुद्राक्षक कौन होता था। तो वहाँ आपको दे देगा सिक्का जारी करने वाला अधिकारी, पासपोर्ट विभाग का अधिकारी, जहाजरानी का, या कोई महालेखाकार। तो अधिकतर इसमें मुद्राध्यक्ष में जो सभी करते हैं वो सिक्का जारी करने वाले अधिकारी को मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो इसका सही आंसर है वो है पासपोर्ट विभाग का एक अध्यक्ष होता था जिसे मुद्राक्षक अध्यक्ष कहा जाता था। जहाजरानी विभाग का जो अध्यक्ष था उसे नवाध्यक्ष, लेखाकार जो होता था उसे पटालाध्यक्ष कहा जाता था। और वहीं बंदरगाहों का जो अध्यक्ष था उसे पत्तनाध्यक्ष कहा जाता था। चुंगी या शुल्क एकत्र करने वाला जो उसका जो विभाग का जो अध्यक्ष होता था उसे शुल्काध्यक्ष। तो वहीं कृषि विभाग का जो अधिकारी था उसे शीताध्यक्ष कहते थे। तो ये भी एक लिस्ट है, इसको भी आप देख लेंगे। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लें और एक बार इसका रिवाइज जरूर करें, क्योंकि इनसे प्रश्न जरूर बनता है। क्योंकि मौर्य प्रशासन का जो पूरा टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हर परीक्षा में, कोई भी एग्जाम में, हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए अब प्रांतीय प्रशासन देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य का जो प्रांतीय प्रशासन था वो किस तरह से था। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन की सुविधा हेतु अपने विशाल साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 4 प्रांतों में विभाजित किया था, लेकिन इनकी जो संख्या थी वो 5 हो गई थी। वो 5 कब हुई थी? जब अशोक ने कलिंग को जीता था, तो कलिंग भी इसमें एक 5वां प्रांत बन गया था। तो वही इसमें लिखा है कि अशोक के समय में प्रांतों की संख्या 4 से बढ़कर 5 हो गई, क्योंकि 5वां जो प्रांत था वो कलिंग था। तो ये प्रांत हैं और इनकी राजधानी दी गई हैं। जैसे उत्तरा पक्ष है, उत्तरापथ है, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। दक्षिणा पक्ष सुवर्णगिरी, प्राची यानी कि जो मध्य क्षेत्र है उसकी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। तो वहीं अवंती की राजधानी उज्जैनी और कलिंग, जो कलिंग की राजधानी थी वो तोशली थी। तो ये 4 राज्य पहले थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के ने विभाजित किए थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाए थे। लेकिन 5वां जो राज्य था वो अशोक के समय में बना, क्योंकि अशोक ने कलिंग को जीत लिया था और उसके बाद में भी वह एक प्रांत के रूप में शामिल हो गया। देखिए प्रांतों का जो शासन था वो राजवंश कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारी द्वारा होता था। जो प्रांतों का जो शासन था वो आर्यपुत्र नाम का एक पदाधिकारी होता था, वो उसके द्वारा संचालित होता था। और ग्राम सभा एवं इसका प्रमुख गांव के छोटे कार्यों एवं राजस्व संग्रहण के लिए उत्तरदायी थे। गोप नामक प्रशासनिक कर्मचारी उनकी इस संबंध में सहायता करता था। साथ ही गोप जो था वो गोप कौन था? गोप गांव में हदबंदी यानी कि जो सीमाओं का सीमा बनाने का कार्य था उसका। गोप जो हदबंदी करता था, भूमि तथा मकानों का पंजीयन करता था और साथ ही कर की छूट और जनगणना का कार्य भी करता था। तो ये जो था ये गोप था, इसे गोप कहते थे। और जो ग्राम का जो अध्यक्ष होता था उसे ग्रामणी कहा जाता था। तो याद रखेंगे जो गोप है वो हदबंदी, भूमि और मकान का पंजीयन, कर की छूट और जनगणना का काम करता था। तो वहीं गांव का जो अध्यक्ष था वो ग्रामणी होता था। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो आगे चलते थोड़ी यह चलो आगे पीछे हुआ है, चलो हम देखते हैं इसे। देखिए मैगस्थनीज के अनुसार मैगस्थनीज के अनुसार नगर प्रशासन में 6 समिति थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया नगर प्रशासन से। तो मैगस्थनीज के अनुसार ये नगर का जो प्रशासन था वो 6 समितियां करती थी और एक समिति में 5 सदस्य होते थे। और इस तरह से कुल जो सदस्य थे वो 30 थे। और ये कौन थे? देखिए समिति और उसके कार्य दिए गए हैं। तो पहली समिति थी जो विदेशियों की देखरेख का काम करती थी। तो दूसरी समिति जन्म मरण पंजीयन का काम करती थी। और जो तीसरी जो समिति थी वो औद्योगिक एवं शिल्पकार का निरीक्षण किया करती थी। जो चौथी समिति थी वो वाणिज्य और व्यापार का निरीक्षण। तो पांचवी जो समिति थी ये निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करती थी। और जो छठी समिति थी वो बिक्री कर वसूलने का काम करती थी। तो ये नगर प्रशासन में ही है, क्योंकि नगर का जो प्रशासन था वो 6 समितियां करती थी और 6 समितियों में 5 सदस्य थे, 5 में, और इस तरह से कुल 30 सदस्य हुआ करते थे। ये 5 समिति हैं और 5 समितियों के जो कार्य हैं, उनके जो काम हैं, उनके जो विभाग हैं वो यहाँ दिए हुए हैं। देखिए गोप ये हम पहले पर देख चुके हैं गोप के बारे में। चलिए आगे। अब यहाँ का सैन्य प्रशासन क्या था? जो मौर्य काल था, तो मौर्यकालीन जो सैन्य प्रशासन था वो किस तरह से था, किस तरह से संचालित होता था? देखिए युद्ध में जो सेना का नेतृत्व करता था, यानी कि युद्ध का जो रिप्रेजेंटेटिव करता था युद्ध को, उसे हम नायक कहा गया। और जो सबसे बड़ा जो अधिकारी होता था उसे सेनापति कहते थे। तो यहाँ कंफ्यूजन पैदा हो सकता है, क्योंकि युद्ध में जो सेना का नेतृत्व करता था, जो एक सेना की जो टुकड़ी होती थी उसका जो नेतृत्व करता था उसे हम नायक बोलते थे। और साथ ही जो उसका जो सेना का
सबसे बड़ा जो अधिकारी होता था, जो सबसे बड़ा सैन्य अधिकारी होता था, उसे सेनापति कहा गया। सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था। यह सैन्य प्रशासन की एक विशेषता थी मौर्य काल में कि जो सैनिक थे उन्हें नगद में वेतन दिया जाता था। प्लिनी के अनुसार चंद्रगुप्त की जो सेना थी उसमें 6 लाख पैदल सिपाही और 30,000 घुड़सवार थे। तो ये अलग अलग जो फिलोसफर हुए हैं उन्होंने अलग अलग अपने मत दिए हैं कि जैसे प्लानी है, तो प्लानी के अनुसार जो चंद्रगुप्त की जो सेना थी उसमें 6 लाख पैदल सिपाही और 30,000 घुड़सवार थे और 9,000 हाथी और 8,000 अश्वचलित रथ थे, यानी कि घोड़ों से चलने वाले रथ। और इनके साथ इनकी एक जल सेना थी और जिसका जो अध्यक्ष होता था, जो अधिकारी होता था, उसे नवाध्यक्ष कहा गया। देखिए, मैगस्थनीज के अनुसार सैन्य प्रशासन में 6 समिति थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। तो इसी तरह से जिस तरह से नगर प्रशासन में 6 समिति होती थी, तो सैन्य प्रशासन जो था उसमें भी 6 समिति थी और प्रत्येक समिति में 5-6 सदस्य होते थे। और इस तरह से कुल मिलाकर 30 सदस्य सैन्य प्रशासन में सेना में होते थे। जो सैन्य प्रशासन था उसमें भी 30 अधिकारी थे और जो नगर प्रशासन था उसमें भी हम 30 अधिकारियों को देखते हैं, जिनके सभी के जो कार्य हैं वो अलग अलग हैं। सेना की वे समिति कौन कौन सी थी जो क्या करती थी? देखिए, प्रथम जो पहली जो समिति थी वो जल सेना थी। दूसरी समिति यातायात और रसद की व्यवस्था का काम करती थी। तो तीसरी जो समिति थी वो पैदल सेना की व्यवस्था करती थी। चौथी समिति अश्व सेना की देखरेख और 5वीं समिति गज सेना की देखरेख, इनकी हाथियों की जो सेना थी उसकी देखरेख करती थी। और छठी जो समिति थी वो रथ सेना की देखरेख करती थी। तो ये इस तरह से 6 समितियां थी, हर समिति में 5 सदस्य थे और सभी के कार्य अलग अलग थे। तो जिस तरह से हम नगर प्रशासन की समितियों को देखते हैं, उसी तरह से जो सैन्य प्रशासन था उसकी समितियों को देखते हैं और उनमें भी सभी समिति के कार्य अलग अलग हुआ करते हैं। गुप्तचर व्यवस्था, तो सैन्य व्यवस्था के साथ साथ में जो मौर्य काल की जो सैन्य व्यवस्था थी उसमें भी गुप्तचर हुआ करते थे। जो गुप्तचर थे उन्हें हम क्या कहते थे? महामात्य प्रसर्प। तो महामात्य प्रसर्प जो था वो इसका एक प्रधान होता था, एक प्रमुख होता था, एक अधिकारी हुआ करता था। अर्थव्यवस्था में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष तथा इसके जो प्रमुख अधिकारी थे उसे हम सर्प महामात्य कहा गया। तो अर्थशास्त्र में जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसमें जो गुप्तचर थे उन्हें गूढ़ पुरुष कहा गया और साथ ही जो सेना के जो प्रमुख अधिकारी थे उन्हें सर्प महामात्य कहा गया। और ये भी जो गुप्तचर थे ये 2 तरह के थे। एक तो ऐसे थे जो एक ही जगह पर रह करके अपना सारा कार्य देखते थे और एक घुमंतु टाइप थे, इनके वो घूम घूम करके भ्रमण करके वहाँ का जायजा लेते थे, अपनी गुप्तचरी करते थे। उनको भी अलग अलग कहा गया। देखिए, जो संस्था थी वो एक संगठित थी और संगठित होकर के एक ही जगह पर रह करके गुप्तचरी करती थी। और साथ ही जो संचरा था ये घुमक्कड़ टाइप के थे कि घूम करके भ्रमण करके अपनी गुप्तचर व्यवस्था को देखते थे। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। अब मौर्यकालीन की जो अर्थव्यवस्था थी, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो किस तरह से थी इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अर्थव्यवस्था के 3 स्तंभ थे और 3 स्तंभ कौन कौन से थे? कृषि, पशुपालन या उद्योग और तीसरा था वाणिज्य या व्यापार। तो ये 3 प्रमुख स्तंभ थे। तो वहीं आय की जो मुख्य स्रोत था, जो आय जो होती थी वो भूमि कर से हुआ करती थी। और भूमि कर के रूप में क्या था? जो उपज का 1/6 भाग जो था वो कर के रूप में वसूल किया जाता था। ये कौटिल्य कहता है
लेकिन मेगास्थनीज कहता है कि ये 1/6 नहीं 1/4 हुआ करते थे। तो उपज का 1/6 या 1/4 भाग आय के मुख्य स्रोत के रूप में था, भूमि कर के रूप में था। जो भूमि का जो कर था वो जो वसूल किया जाता था वो 1/6 भाग या 1/4 भाग के रूप में भी लिया जाता था। भूमि जो थी यहाँ की भूमि भी दो तरह से थी, 3 तरह की थी। तो भूमि जो 3 तरह की थी, मुख्यतः 2 तरह की भूमि के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन तीसरी भूमि भी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखती है, क्योंकि इसके बारे में भी कई बार पूछा गया है। तो जो सीता थी, जो सीता नाम था, जो सीता था, सीता एक सरकारी भूमि होती थी और इसका जो अध्यक्ष होता था, इसका जो काम देखता था वो सीता अध्यक्ष होता था। दूसरी थी भाग, जिसे भाग कहते थे, ये एक निजी भूमि थी। और वहीं अदेव मात्रक जो भूमि थी, ये एक ऐसी भूमि थी जो बिना वर्षा के भी अच्छी खेती उपजाऊ करती थी, यानी कि बिना वर्षा के भी इसमें अच्छी खेती होती थी, तो उसे अदेव मात्रक कहा गया, निजी भूमि को भाग, और जो सरकारी भूमि थी उसे सीता कहते थे। बिक्री कर जो था वो 10वां भाग था, जो मूल्य था, मूल्य का 10वां भाग बिक्री कर के रूप में वसूल किया जाता था। और यही नहीं, अर्थव्यवस्था, मौर्यकालीन की अर्थव्यवस्था की एक और विशेषता थी कि यहाँ पर जो भी कर की चोरी करता था, इनकी कर नहीं देता था या कर की चोरी करता था, उसे बहुत ही कठोर दंड भी दिया जाता था। देखिए, बिक्री कर की चोरी करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। तो ये भी एक विशेषता है इसकी कि जो भी कोई बिक्री कर नहीं देगा तो उसे सीधे मृत्यु दंड की सजा ही दी जाती थी। तो इस तरह से हम मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था को देखते हैं। एक बार रिवीजन देख लेते हैं। देखिए, मौर्य अर्थव्यवस्था जो थी वो 3 स्तंभ थे, कृषि, पशुपालन, उद्योग या फिर वाणिज्य या व्यापार। आय का जो मुख्य स्रोत था वो क्या था, वो थी भूमि थी। और मेगास्थनीज ने कहा है कि 1/6 भाग जो था वो भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था। तो वहीं मेगास्थनीज कहता है कि 1/4 भाग भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था। 3 प्रकार की भूमि हमें देखने को मिलती है, सीता भूमि, भाग और अदेव मात्रक। तो जो सीता थी वो एक सरकारी भूमि थी, उसका जो अध्यक्ष था वो सीता अध्यक्ष कहलाता था। दूसरा भाग थी, जिसकी जो एक निजी भूमि हुआ करती थी, और एक अदेव मात्रक थी जो बिना वर्षा के भी, बिना बारिश के भी एक अच्छी उपजाऊ मिट्टी होती थी। तीसरा हमारा आगे देखते हैं तो बिक्री कर है। तो बिक्री कर जो था वो 1/10 भाग यहाँ से वसूल किया जाता था, और साथ ही अगर कोई बिक्री कर ना दे तो उसे मृत्युदंड की सजा भी दी जाती थी। चलिए, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में ही हम देखते हैं कि जो कर थे, किस तरह से जो कर वसूल किए जाते थे, वो कौन कौन से कर थे उसके बारे में भी देखते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 4-5 हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जिनके बारे में अक्सर पूछा जाता है। तो देखिए, सीता जो कर था वो राजकीय भूमि से प्राप्त होने वाली जो आय थी उसे हम सीता कहते थे। भाग हम बताया कि निजी भूमि हुआ करती थी, ये कृषि की आय या उपज पर राज्य का हिस्सा होती थी। रज्जु जो भूमि माप होती थी। प्रवेश्य आयात कर और निष्क्राम्य एक निर्यात कर था। विविध चारागाह के कर के रूप में लिया जाता था। तो वो जो बलि थी वो एक प्रकार का राजस्व कर था। बलि जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बलि, विविध और सीता, ये 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आप अच्छे से याद रखें। तो हिरण्य, आगे देखते हैं। हिरण्य जो अनाज के रूप में न लेकर नगद लिया जाता था। सेतुबंध, राज्य की ओर से सिंचाई का एक प्रबंध था। तो सेतुबंध अब ऐसे भी ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, क्योंकि जो सेतु होते हैं वो पुल होते हैं, और पुलों में क्या होता है, पानी होता है, वहाँ पुल पानी बहता है नीचे। तो यहाँ से हम राज्य की ओर से सिंचाई, यानी कि उस पानी से सिंचाई के प्रबंध भी किया जाता था। वृष्टि जो थी वो एक निःशुल्क श्रम और बेगार का कर था। अच्छा, देखिए, सूत कातना और बुनना और वस्त्र निर्माण, ये यहाँ के प्रमुख उद्योग थे। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में या मौर्यकाल में हम देखते हैं जो सूत कातना, बुनना या कपड़ों का जो निर्माण करना था वो एक महत्वपूर्ण
उद्योग था, एक महत्वपूर्ण उद्योग था। और ये क्या था, इसमें जो अधिकारी था, जो इसका जो एक महत्वपूर्ण अधिकारी जो होता था, जो प्रमुख अधिकारी था, उसे हम सूत्राध्यक्ष कहते थे। और इसमें देखिए उद्योग धंधों की श्रेणियों को, सॉरी उद्योग धंधों की संस्थाओं को श्रेणी कहा जाता था। तो श्रेणी न्यायालय के प्रधान को महाश्रेष्ठी कहा जाता था। तो ये भी याद रखना है कि श्रेणी क्या था। तो उद्योग धंधों की संस्थाओं को हम श्रेणी कहते थे, और श्रेणी जो न्यायालय था, उस न्यायालय का जो प्रधान होता था उसे महाश्रेष्ठी कहा जाता था। व्यापारिक जहाज़ों का निर्माण इस काल के प्रमुख उद्योगों में से एक था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो व्यापारिक जो जहाज़ थे, व्यापारिक जहाज़ों का निर्माण भी होता था, और ये भी एक महत्वपूर्ण उद्योगों में से एक था। तो यहाँ मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में ये याद रखेंगे, यहाँ पर हम कर के बारे में जानकारी लेते हैं। सूत काटना या बुनना एक महत्वपूर्ण उद्योग था, एक प्रधान उद्योग था, जिसका जो अधिकारी था उसे हम सूत्राध्यक्ष कहते थे। और व्यापारिक जहाज़ों का निर्माण करना भी इस काल की प्रमुख जो उद्योग थे उनमें से एक था। अब देखते हैं मौर्यकालीन मुद्राएं। तो मौर्यकालीन की जो मुद्राएं थी वो कैसी थी। देखिए राजकीय मुद्रा जो थी वो पण थी। पण के बारे में आपको, क्योंकि पण जो थे 48,000 पण जो सैन्य अधिकारियों को वेतन के रूप में दिया जाता था, तो इसी तरह से जो वहाँ की जो राजकीय मुद्रा थी वो पण थी। और पण क्या था, 3/4 तोले के बराबर एक चांदी का सिक्का हुआ करता था, जिसे एक पण कहा जाता था। स्वर्ण एवं निष्क, यह सोने का बना होता था। इसके बारे में कई बार पूछा गया है कि निष्क क्या है। तो एक सोने से बने हुए थे, ये आभूषण से भी इनकी तुलना, आभूषणों का भी इसको कहा गया है। देखिए कार्षापण, पण, धारण और चांदी का बना होता था। जो कार्षापण, पण और जो धारण है, ये सब चांदी के बने होते थे। तो वहीं स्वर्ण और जो निष्क थे वो सोने के बने होते थे। माशक और कांकड़ी, यह तांबे का सिक्का होता था। तो इसके बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट, कांकड़ी। तो कांकड़ी जो था एक तांबे का सिक्का था। माशक ये भी एक तांबे का सिक्का था। कार्षापण, पण, धारण ये चांदी के बने होते थे। तो वहीं स्वर्ण और जो निष्क थे वो सोने के बने होते थे। तो यहाँ अलग अलग ये पूछा जाता है कि कांकड़ी क्या है, या कांकड़ी एक मौर्य काल से संबंधित एक जो कांकड़ी है उसके बारे में हम क्या जानते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो जो कांकड़ी है वो एक तांबे का सिक्का है। यूपीएससी में भी यहाँ से कई बार यहाँ प्रश्न बना हुआ है। देखिए मुद्राओं को परीक्षण करने वाले अधिकारी को रूपदर्शक कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, रूपदर्शक कौन था। तो ये कौन होता था, मुद्राओं का परीक्षण करने वाला एक अधिकारी होता था, जिसे रूपदर्शक कहा जाता था। तो ये देखिए, ये कुछ मौर्यकालीन मुद्राएं हैं। मौर्यकालीन एक सिक्का है, इस तरह के सिक्के हुआ करते थे। चलिए हम ये पूरा देखते हैं। ये मौर्य देखिए वाणिज्य व्यापार और व्यापारिक मार्ग। तो वहाँ का जो वाणिज्य था या व्यापार था या जो वहाँ के व्यापारिक मार्ग थे वो कौन से थे। देखिए मौर्य काल में व्यापार जल और स्थल दोनों मार्गों से होता था। तो व्यापार जो था वो जल के द्वारा भी होता था और थल के द्वारा, इनके स्थल के द्वारा भी होता था, इनके जल मार्ग के द्वारा भी होता था और सड़क मार्ग के द्वारा भी होता था। आंतरिक व्यापार के जो मुख्य केंद्र थे ये थे तक्षशिला, काशी, उज्जैन, कौशाम्बी और तोसली। ये सभी आंतरिक व्यापार के मुख्य केंद्र थे। तो वहीं बाह्य व्यापार के जो केंद्र थे, यानी कि बाहर से जो व्यापार होता था वो किसके साथ में करते थे, तो रोम, सीरिया, फारस, मिस्र और अन्य जो पश्चिम देश थे, यहाँ से ये बाह्य व्यापार किया करते थे। व्यापार पश्चिमी तट पर सोपारा एवं
भृगुकच्छ यानी कि भड़ोच बंदरगाह से तथा पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति बंदरगाह द्वारा किया जाता था। तो यहाँ से भी कई बार प्रश्न बना है कि पूर्वी तट मौर्य काल में पूर्वी तट का बंदरगाह कौन था या कौन सा था। तो ये प्रश्न बना है। ऑप्शन दे देगा ताम्रलिप्ति, सोपारा, भड़ोच, तक्षशिला। तो ताम्रलिप्ति जो था ये पूर्वी तट का था और जो पश्चिमी तट के जो बंदरगाह थे वो सोपारा और भड़ोच थे। तो याद रखेंगे सोपारा और भड़ोच जो थे ये पश्चिमी तट के बंदरगाह थे और पूर्वी तट का जो बंदरगाह था वो ताम्रलिप्ति था। चलिए व्यापारिक मार्ग। अब व्यापारिक मार्ग कौन से थे, कैसे थे? देखिए मुख्य रूप से 4 व्यापारिक मार्ग थे। कौन कौन से थे? देखिए प्रथम मार्ग यानी कि उत्तरापथ। देखिए यह उत्तर पश्चिम पुरुषपुर से पाटलिपुत्र तक था। जो पहला जो मार्ग था उत्तरापथ में वो उत्तर पश्चिम पुरुषपुर से पाटलिपुत्र यानी कि ताम्रलिप्ति तक। तो वहीं दूसरा जो मार्ग था ये पश्चिम में पाटल से पूर्व में कौशाम्बी के समीप उत्तर पश्चिम मार्ग से मिलता था। तो ये मार्ग हैं और वो कहाँ से कहाँ तक जाते थे या कहाँ से किस स्थान को किस स्थान से जोड़ते थे ये। तो प्रथम और द्वितीय हो गए। तो दूसरे मार्ग में हम पश्चिम में पाटल से पूर्व में कौशाम्बी के समीप उत्तर पक्ष से ये मिलता था। तो तीसरा जो मार्ग था ये दक्षिण में प्रतिष्ठान से उत्तर में श्रावस्ती तक। और वहीं चौथा जो मार्ग था ये भड़ोच से मथुरा तक था। तो इसके बारे में भी कई बार प्रश्न बना है कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय मार्ग। तो याद रखेंगे कौन सा मार्ग कहाँ से कहाँ तक था। तो एक बार रिवाइज देख लेते हैं। तो प्रथम पहला जो मार्ग था वो उत्तर पश्चिम पुरुषपुर से पाटलिपुत्र। दूसरा मार्ग पश्चिम में पाटल से पूर्व में कौशाम्बी तक। तीसरा मार्ग दक्षिण में प्रतिष्ठान से श्रावस्ती तक। और चौथा मार्ग था ये भृगुकच्छ यानी कि भड़ोच से मथुरा तक जाता था। तो ये व्यापारिक मार्ग हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था हम देखते हैं कि इसमें जो न्यायालय थे, फौजदारी न्यायालय या दीवानी न्यायालय, उनके जो न्यायाधीश थे उन्हें क्या कहते थे? देखिए यह केंद्रीय न्यायालय से लेकर ग्राम न्यायालय तक फैली थी। जो मौर्यकालीन की जो न्याय व्यवस्था है ये केंद्रीय न्यायालय से लेकर के ग्राम न्यायालय तक फैली हुई थी। इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय था, सर्वोच्च न्यायालय जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, वो खुद राजा होता था। जनपद न्यायालय राजुक जो अशोक के द्वारा बनाया गया था। ग्राम न्यायालय ग्रामीणी यानी कि गांव का जो मुख्य अधिकारी होता था वो ग्रामीणी होता था। और वही गांव के जो भी फैसले होते थे गांव के में उनको ग्रामीणी के द्वारा ही किया जाता था। कठोर न्याय और दंड व्यवस्था की व्यवस्था थी यहाँ पर कि कठोर न्याय और दंड दिया जाएगा। और इसमें 2 प्रकार के न्यायालय थे जिनके बारे में हम उनके अधिकारी देख चुके हैं पहले ही। तो फौजदारी और दीवानी न्यायालय। तो जो दीवानी न्यायालय था उसे धर्मस्थी कहा गया। तो याद रखना है, तो दीवानी जो न्यायालय था उसे धर्मस्थी कहा गया। और इसका जो अधिकारी जो होता था, इनकी जो मुख्य न्यायाधीश होता था, उसे हम धर्मस्थी या फिर व्यावहारिक कहते थे। तो वहीं जो फौजदारी थी उसे कंटक शोधन जो था वो फौजदारी न्यायालय होता था। और इसका जो मुख्य न्यायाधीश है उसे प्रदेष्टा कहते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था को। तो मौर्यकालीन की जो समाज था वो समाज किस तरह का था? चलो तो मौर्यकालीन की जो सामाजिक व्यवस्था थी इसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए जो समाज था वो 7 वर्गों में विभाजित किया गया था। इसके बारे में भी हम पहले ही इस बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो समाज के 7 वर्ग थे: दार्शनिक, कृषक, शिकारी और पशुपालक, व्यापारी और शिल्पी, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री।
तो ये जो समाज था उस समाज को इन 7 वर्गों में बांटा गया था। देखिए, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में समाज के 4 वर्णों का उल्लेख ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में किया है। तो कौटिल्य ने जो अपने अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में जो समाज के जो 4 वर्ग हैं उनको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहा है। तो कौटिल्य ने शूद्र को आर्य कहा है और उनका जो उन्हें मलेच्छा हैं उनसे उनको अलग बताया है। अर्थशास्त्र में जो शूद्रों का व्यवसाय था वो कृषि, पशुपालन और व्यापार था। तो ये भी कौटिल्य ने ही बताया है कि जो शूद्र थे, मौर्यकालीन के जो शूद्र थे उनका जो पेशा था वो कृषि, पशुपालन और व्यापार था। देखिए, स्त्रियों की स्थिति, स्त्रियों की जो स्थिति थी यहाँ किस तरह की थी, तो ये देखते हैं। तो स्त्रियों को पुनर्विवाह, विधवा विवाह, नियोग प्रथा की अनुमति थी। यानी कि जो स्त्रियां थीं वो पुनर्विवाह भी कर सकती थी और जो विधवा विवाह ये भी कर सकती, जो स्त्री विधवा हो जाए तो वह भी विवाह कर सकती थी। तो ये स्त्रियों की स्थिति थी। और कुछ विधवाएं स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करती थी जिन्हें छंदवासिनी कहा जाता था। जो विधवाएं थी और वो स्वतंत्र रूप से अपना जीवन भी यापन करती थी, उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं था कि वो विवाह ही करेंगी, तो वो अपने आप भी अपना जीवन जीती थी। और इनको मौर्य काल में छंदवासिनी कहा गया था। समाज में वेश्यावृत्ति की प्रथा प्रचलित थी। तो जो समाज था उस समाज में वेश्यावृत्ति की प्रथा जो थी वो प्रचलित थी और इन्हें राजकीय जो संरक्षण था वो भी प्राप्त था। और स्वतंत्र रूप से जो वेश्यावृत्ति करने वाली जो स्त्रियां थी उन्हें रूपाजीवा कहते थे। तो ये प्रश्न भी कई बार आया है कि रूपाजीवा किसे कहते थे, या जो स्त्रियां स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करती थी उन्हें मौर्य काल में क्या कहते थे। तो ये स्त्रियां थी रूपाजीवा। इनके कार्यों का निरीक्षण गणिका अध्यक्ष करता था। तो इनके जो कार्य थे, इनके जो काम थे, उन्हें निरीक्षण करने के लिए एक अधिकारी भी नियुक्त था जिसे गणिका अध्यक्ष कहते थे। स्त्रियां प्राय घर में ही रहती थी और इस प्रकार की स्त्रियों को कौटिल्य ने अनिष्कासिनी कहा है। तो जो स्त्रियां घर में रहती थी उन्हें कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में अनिष्कासिनी कहा है। तो यहाँ पर हमने स्त्रियों के बारे में 3-4 पॉइंट देखे। देखिए, रूपाजीवा हैं ये स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करती थी और जो स्वतंत्र होकर जो विधवा थी और वो स्वतंत्र अपना जीवन व्यतीत करते थे उन्हें छंदवासिनी, और जो स्त्रियां प्राय घर में ही रहती थी उन्हें अनिष्कासिनी कहा गया था। देखिए, मनोरंजन के प्रमुख साधन। तो यहाँ पर ये मनोरंजन कैसे करते थे, मनोरंजन के कुछ साधन थे। तो देखिए, मदिरापान, जुआ और शिकार, ये इनके मनोरंजन के साधन थे। शिक्षा का केंद्र केवल एक ही था, तो तक्षशिला था। तो तक्षशिला शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट के रूप में भी पूछा जाता है और कथन के रूप में भी इसमें प्रश्न बनते हैं कि प्रश्न में दे देते हैं कि निम्न में से कौन सा मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण नहीं था या पतन का कारण था। तो इसे देखते हैं। देखिए, मौर्य साम्राज्य केंद्रीकृत प्रशासन पर टिका था जिसका सबसे मजबूत आधार था सुयोग्य एवं दूरदर्शी सम्राट। 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य कमजोर होने लगा और अंततः लगभग 185 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट, जो अंतिम मौर्य सम्राट था, वृहदर्थ की हत्या कर दी गई। तो एक कारण इसे भी माना जाता है कि 185 ईस्वी में जब मौर्य साम्राज्य का अंतिम मौर्य सम्राट था वृहदर्थ, उसकी हत्या कर दी गई। तो यहाँ से भी बताया जाता है कि यह भी एक मौर्य साम्राज्य के पतन का एक मुख्य कारण था। देखिए, और कुछ अन्य जो कारण थे। देखिए, अयोग्य, निर्बल और अदूरदर्शी उत्तराधिकारी, प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकरण,
राष्ट्रीय चेतना का अभाव और आर्थिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक असमानताएं थी। प्रांतीय शासकों के अत्याचार और करों की अधिकता। तो ये कुछ मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी कथन के रूप में इसमें प्रश्न बनते हैं कि कौन सा इसमें मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण था या कौन सा इसमें मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण नहीं था। तो ये हम बहुत अच्छी तरह से याद रखेंगे कि इसमें सबसे पहले तो एक महत्वपूर्ण कारण यही था कि जो मौर्य सम्राट था, अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धरथ, उसकी 185 ईसा पूर्व में हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद में और उससे पहले जो अशोक थे, अशोक की मृत्यु के बाद भी जो मौर्य साम्राज्य था वो कमज़ोर पड़ने लग गया था। कुछ अन्य कारण इसमें नीचे लिखे हैं। जो अयोग्य, निर्बल, दूरदर्शी उत्तराधिकारी, कोई अच्छा उत्तराधिकारी नहीं मिला जो उस मौर्य साम्राज्य को आगे बढ़ा सके। प्रशासन का जो केंद्रीकरण था बहुत ज़्यादा कर दिया गया था। राष्ट्रीय चेतना का अभाव था और एक करों की जो अधिकता थी वो बहुत ही अधिक थी। तो ये मौर्य साम्राज्य के महत्वपूर्ण कारण थे। तो यहाँ पर हमने मौर्य साम्राज्य को पूरा कर लिया। मौर्य साम्राज्य का प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसे भी देख लिया है और स्टार्टिंग से हमने पूरा मौर्य साम्राज्य पढ़ लिया है। आगे भी इसी तरह से हमारी जो क्लास है ये पूरी तरह से कंटिन्यू रहेगी। और मौर्य साम्राज्य का जो हम वीडियो हैं वो 3-4 पार्ट में हैं, तो हम इन्हें कंबाइन करके एक वीडियो पूरा भी देंगे, जिससे कि आपको पूरा मौर्य साम्राज्य एक साथ ही क्लियर हो जाए। मौर्य साम्राज्य के बारे में आपको सभी जानकारियाँ ठीक से प्राप्त हो जाएं। तो ये मौर्य साम्राज्य था और इसमें ये सभी पूरी तरह से पूरा इम्पोर्टेंट है। और कोई भी हमारा एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम है या फिर यहाँ तक कि हम इसमें जो मेंस एग्ज़ाम होते हैं, जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होते हैं, उसमें भी हमारा ये पूरा काम करेगा, जिसमें कि हमने पूरी व्याख्या के साथ में लेकर के चले हैं और एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए इसमें चले हैं। तो चलिए फिर आगे देखते हैं, आगे मिलेंगे फिर।